कल्पना करिए भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पूरा देश एक कानूनी असमंजस में फंसा हुआ है। संसद भी दो हिस्सों में बटी हुई है, मीडिया शोर मचा रहा है और जनमत जो है वो विभाजित है। और पूरा राष्ट्र पूछ रहा है कि आखिर सही संवैधानिक उत्तर क्या है। ऐसे क्षण में एकमात्र व्यक्ति यानी भारत के राष्ट्रपति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से एक लिखित पत्र के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कृपया संविधान की सही व्याख्या बताइए, इस मामले के अंदर क्या होगा, मार्गदर्शन करिए। और तब सर्वोच्च न्यायालय कोई ट्रायल नहीं चलाता, न ही अपील सुनने वाला कोई न्यायालय बनता है, बल्कि उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय बन जाता है राष्ट्र का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये असाधारण शक्ति एक ही अनुच्छेद में निहित है, वो है अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 राष्ट्रपति संदर्भ या फिर परामर्शाधिकार क्षेत्र किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। और इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि राष्ट्रपति संदर्भ क्या होता है, कब राष्ट्रपति इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या सर्वोच्च न्यायालय इसे अस्वीकार कर सकता है। और अनुच्छेद 143 खंड 1 और अनुच्छेद 143 उपखंड खंड बी में क्या अंतर है, खंड 2 में क्या अंतर है, और क्या न्यायालय की राय हमेशा बाध्यकारी होती है, क्या जो कोर्ट ने ओपिनियन दिया वो राष्ट्रपति को और सरकार को मानना ही होता है, और कौन कौन से ऐतिहासिक मामले ऐसे हुए हैं जो राष्ट्रपति संदर्भ के हुए हैं। और एक मामला आपको पता है कि हाल ही में चल ही रहा है पेंडिंग बिल मामले पर, जिसमें राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं, जिसपे फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बारे में भी हमने चैनल पे काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पूरा मामला आप समझ जाएंगे। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है वो। अब बात करते हैं, पूरी मास्टर क्लास को शुरू करते हैं, मगर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ अनुच्छेद 143 समझ रहे हैं, उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्योंकि पता ही नहीं कि कैसे काम करता है ये अनुच्छेद 143। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 के अर्थ की, उसके उद्देश्य की और उसकी सही व्याख्या क्या है। आर्टिकल 143 का मतलब क्या है, राष्ट्रपति संदर्भ होता क्या है, पहले तो आप इसको समझिएगा क्या होता है राष्ट्रपति संदर्भ। राष्ट्रपति संदर्भ तब होता है जब राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या फिर तथ्यात्मक किसी फैक्चुअल प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श राय यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भेजते हैं, तब उसे राष्ट्रपति संदर्भ कहा जाता है। यहां कोई याचिकाकर्ता नहीं है, ना ही कोई प्रतिवादी है, यह केवल संवैधानिक परामर्श की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 143 क्यों बनाया गया। देखिए, अनुच्छेद 143 को बनाने के पीछे का कारण यह था कि भारत को एक ऐसा शांतिपूर्ण तंत्र चाहिए था जो संवैधानिक विवादों और भ्रमों को सुलझा सके, जैसे कि संवैधानिक व्याख्या से जुड़ी हुई दुविधाएं या फिर केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद चल रहा हो, और ऐसी नीतिगत परिस्थितियां जहां पर गलत निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के बारे में एक बार कहा था कि जो संवैधानिक शासन के लिए ये एक तरह की सुरक्षा वाल्व है। अनुच्छेद 143 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के लिए एक तरह की सेफ्टी वॉल्व है। अब बात करेंगे कि अनुच्छेद 143 की सही कानूनी समझ क्या है। अगर हम बात करें, अनुच्छेद 143 दो हिस्सों में बटा हुआ है, आपको पता है, एक अनुच्छेद 143 खंड 1 और अनुच्छेद 143 खंड 2। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 143 खंड 1 की, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति भेज सकता है, मार्क द वर्ड, मे रेफर, सकता है। और इसी प्रोविजन के अंदर यह भी लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय उत्तर दे सकता है, सकता है। अगेन यहां पर मे आंसर, यानी कि दोनों ही विवेकाधीन है, दोनों ही डिस्क्रिशनरी है। राष्ट्रपति सवाल पूछ सकते हैं और नहीं पूछना चाहते तो नहीं भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय उत्तर दे भी सकती है और ना देना चाहे तो नहीं भी दे सकती है। अगर राष्ट्रपति ने कोई सवाल पूछा है, मैंडेटरी नहीं है,
उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे 2G स्पेक्ट्रम संदर्भ था, न्यायालय ने उसमें उत्तर दिया, लेकिन जब अयोध्या वाला मामला रेफरेंस केस में सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा तो न्यायालय ने उत्तर देने के लिए एडवाइजरी ओपिनियन 143 के तहत देने से साफ साफ मना कर दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 खंड 2 की। ये प्रावधान जो है ये अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये उपधारा है, ये खंड है जो ये कहता है कि अनुच्छेद 131 के उपबंध में जो उसमें प्रोवाइजो दिया हुआ आर्टिकल 131 के प्रोवाइजो से संबंधित विवादों पर लागू होती है, जो मुख्यतः निम्न विषयों से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि कोई संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, या फिर संविधान के आने से पहले कोई समझौता हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, संविधान के आने से पहले अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट हुआ है, या फिर सनदें हैं, या फिर कोई और एंगेजमेंट्स हैं। मगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, उनके रेफरेंस में अगर 131 क्या जो प्रोवाइजो है उसके अंदर से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसके बारे में यह है कि अगर राष्ट्रपति को कोई संदर्भ, राष्ट्रपति की तरफ से कोई संदर्भ भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो उस स्थिति के अंदर न्यायालय को राय देनी जरूरी होती है, ये बात है। मगर यहां पर अभी हाल ही के अंदर ये खबर जो राष्ट्रपति संदर्भ है इसलिए चर्चा में है क्योंकि तमिलनाडु केस की वजह से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं कि बिल्स की पेंडिंग टाइमलाइन के ऊपर, कि अगर कोई बिल गवर्नर और राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको कितने लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो इसके बारे में 14 सवाल पूछे हैं, तो इसलिए न्यूज में है। तो यहाँ पर जो ये 143 का खंड 2 है, ये वाली सिचुएशन लागू नहीं होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया किस पर लागू होती है। 131 के जो अंदर जो प्रोवाइजो दिया हुआ है उसके ऊपर ये लागू होती है। ठीक है, आप समझ गए। अब यहां पर समझिएगा, जब 143 खंड 2 की बात करते हैं, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय को हमेशा आंसर देना होता है, जरूरी होता है। अब बात करते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय की राय बाध्यकारी होती है। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति संदर्भ के जरिए सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दे दी, तो सवाल उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की वो राय बाध्यकारी होती है, मैंडेटरी होती है, क्या वो सरकार को माननी पड़ेगी, क्या राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। तो इसका साफ और स्पष्ट जवाब है नहीं, बाध्यकारी नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। माने या ना माने ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव पे। हाँ, मगर उसकी वैल्यू की बात करें तो बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से आई है, और नैतिक रूप से बाध्यकारी होती है, सिर्फ मॉरल रूप से। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बात की तो एग्जीक्यूटिव भी सोच लेता है कि हाँ भाई मान लेते हैं, मगर लीगल कोई भी बाइंडिंग नहीं है, लीगल रूप से कोई भी बाध्यकारी नहीं है। और प्राय सरकार जो जनरली क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देती है तो जनरली यही होता है कि सरकार उसका पालन करती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक नीति निर्देशक के रूप में कार्य करती है पर आदेश नहीं है। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संदर्भ की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है कि किस तरीके से ये काम करता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि पता है कि आपको राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करते हैं संविधान के तहत, कि मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी कि मंत्रिमंडल इसको स्वीकृति देगा। सबसे पहले केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल यह निर्णय लेता है कि किसी संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ली जाए या नहीं। जैसे अभी जो 14 सवाल पूछे हैं राष्ट्रपति ने भेजा है, मगर वो प्रपोजल पहले कैबिनेट में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया और फिर राष्ट्रपति से वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है कि मंत्री परिषद से वो पास होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप है राष्ट्रपति उन सवालों को किसके पास भेजते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न भेजना सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति उन संवैधानिक प्रश्न को लिखित रूप में सर्वोच्च न्यायालय को भेजते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी स्टेट आती है वो होती है संविधान पीठ का गठन। ऐसे मामलों में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में
5 या फिर 7 न्यायाधीशों की पीठ गठित की जाती है। जैसे अगर अभी जो ये बिल पेंडिंग टाइमलाइन वाला केस चल रहा है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ गठित की हुई थी और इसमें 10 दिन की सुनवाई के बाद जजमेंट फाइनली रिजर्व कर दी है और ये फैसला जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आपका 23 नवंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि 23 नवंबर को जस्टिस सीजेआई बी आर गवई रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले आ जाएगा आपका ये डिसीजन। ठीक है, संविधान पीठ का गठन होता है, तीसरा स्टेप ये है। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि राय आमंत्रित की जाती है। न्यायालय विभिन्न पक्षों से इस मैटर पर राय मांगता है, अटॉर्नी जनरल से भी राय मांगता है, विशेषज्ञों से भी मांगते हैं, प्रभावित जो अफेक्टेड राज्य होते हैं उनसे भी मांगी जाती है और विधि विद्वान और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी मांगी जाती है, लॉयर से भी मांगी जाती है। जो उद्देश्य है वो स्पष्टता प्राप्त करना है, विवाद पैदा करना नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है? राय लेने के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई सामान्य मुकदमों से इसमें भिन्न होती है। इसमें जिरह या फिर प्रतिवाद नहीं होता, बल्कि केवल और केवल सिर्फ संवैधानिक विश्लेषण होता है दोनों तरफ से। अब और छठा जो स्टेज है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय इसके बाद अपनी राय तैयार करती है। सभी तर्क सुनकर न्यायालय अपनी विस्तृत परामर्श राय जो है वो तैयार करती है और उसे राष्ट्रपति को भेज देती है। और जब वो राय राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, उसके बाद सातवां और अंतिम स्टेज है वो है सरकार उस पर निर्णय लेती है। क्योंकि ये राय जो है वो बाध्यकारी नहीं होती, सरकार उसे स्वीकार कर सकती है या फिर चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है या फिर संशोधित रूप में उसे लागू कर सकती है, अमेंड करके उसमें कुछ चेंजेस करके उसे लागू कर सकती है, या कई बार तो अस्वीकार भी कर सकती है। मगर जो अस्वीकार करने वाली सिचुएशन होती है वो बहुत ही विरले ही होती है, बहुत ही सेल्डम होगी, कभी हो गई तो होगी, वैसे जनरली नहीं होती है। अधिकांशतः जब भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी राय आती है, सरकार उसे मान लेती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय की जो एडवाइजरी ओपिनियन है, यानी कि परामर्श राय जो अनुच्छेद 143 है, उसको बाध्यकारी बना देना चाहिए या नहीं? आपके इसके जवाब के पीछे का जो कारण है वो भी बताइएगा। आप हाँ या ना तो बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक राष्ट्रपति संदर्भ मामलों की। कुछ मामले हैं जिसको हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे पहला मामला है वो बेरुबारी संघ मामला है 1960 का। इस केस को हमने इस चैनल पर शुरुआती दौर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप देखिएगा कि चैनल के आप सबसे पुराने वीडियो में जाएंगे तो आपको बेरुबारी केस मिल जाएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो ये बेरुबारी संघ मामला था, इसके अंदर जो सवाल था कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या भारत अपनी भूमि पाकिस्तान को दे सकता है। सवाल ये था कि क्या भारत अपनी भूमि पाकिस्तान को दे सकता है, और इसमें जो निष्कर्ष दिया गया था वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो राय दी गई थी वो ये था कि सिर्फ संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा हो सकता है। फलस्वरूप जो नवम संविधान संशोधन भारत के अंदर 9वां संविधान संशोधन किया गया इस केस के बाद। इस केस को समझना चाहते हैं, पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी बेरुबारी केस का पुराने वीडियो। आप सर्च करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, तो आपको ये केस बहुत डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा रेफरेंस केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, वो था स्पेशल कोर्ट्स बिल केस से, विशेष न्यायालय विधेयक मामला 1978 का। इसमें जो कोर्ट के सामने सवाल था, जो प्रेसिडेंट्स की तरफ से सवाल भेजा गया था सर्वोच्च न्यायालय को, वो ये था कि आपातकाल के अपराधों की सुनवाई के लिए क्या विशेष न्यायालय संविधान सम्मत है। मतलब जो आपातकाल के दौरान जो अपराध हुए थे उनके सुनवाई के लिए क्या स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना राय दी थी कि हाँ, पर उचित व्यवस्था के साथ। ये जो केस है, अगर आप इस पर डिटेल सेशन चाहते हैं तो कमेंट सेशन के अंदर बता दीजिएगा, आपके लिए कभी और डिटेल वीडियो में इस केस को भी हम एक्सप्लेन कर देंगे चैनल पे। तीसरा केस अयोध्या संदर्भ 1993 का। राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक प्रश्न पूछा
कि पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के अंदर उत्तर देने से मना कर दिया। और उत्तर देने का कारण क्या बताया सर्वोच्च न्यायालय ने कि यह न्यायालय में लंबित मामले को प्रभावित कर सकता है। यह दर्शाता है कि अनुच्छेद 143 खंड 1 के अंतर्गत न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है कि मतलब राष्ट्रपति कोई सवाल पूछ रहे हैं तो कोर्ट की मर्जी है जवाब दे या ना दे। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, शक्तियां, सीमाएं और आधुनिक प्रासंगिकता की बात करते हैं। अनुच्छेद 143 की शक्तियां, सीमाओं और आधुनिक महत्व को समझते हैं। अगर हम अनुच्छेद 143 की शक्तियों के बारे में बात करें तो शक्तियां क्या है? ये संवैधानिक भ्रम को रोकता है, दूसरा लंबे मुकदमों से बचाता है, और तीसरा संघीय संतुलन को बनाए रखता है, चौथा विवादों को शांतिपूर्ण समाधान देता है, और पांचवा शासन में स्पष्टता लाता है, और छठा संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। अब बात करते हैं 143 की सीमाओं की। सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं? न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं होती है। दूसरा, अनुच्छेद 143 खंड 1 के अंतर्गत न्यायालय उत्तर देने से इनकार कर सकता है। तीसरा, ये लंबित मामलों में दखल नहीं दे सकती। जब कोई केस कोर्ट के सामने पेंडिंग चल रहा हो उस समय अनुच्छेद 143 के तहत राय नहीं पूछी जा सकती, और पूछ ली गई तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें जवाब नहीं देगी। चौथा, राजनीतिक प्रश्नों पर राय नहीं दी जा सकती। पांचवा, सामान्य विवादों में भी इसका प्रयोग नहीं हो सकता, और छठा, यह केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 के आज के समय में, आधुनिक समय में, प्रेजेंट डे के समय में क्या महत्व है। आज अनुच्छेद 143 यानी कि आर्टिकल 143 का उपयोग निम्न विषयों पर मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीयता और नागरिकता के विषय पर, सीमाएं और संधियों के विषय पर, केंद्र राज्य वित्तीय विवाद पर, संस्थानों का आवंटन पर, और संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों पर, जैसे गवर्नर की पावर्स पर। अभी राष्ट्रपति संदर्भ गया हुआ है, टोटल 14 सवाल पूछे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से, जिस पर फैसला आने वाला है। और प्रमुख नीतिगत परिवर्तन, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 143 भारत की संवैधानिक स्पष्टता का शांतिपूर्ण साधन है। अब बात करते हैं संवैधानिक विश्लेषण की और अपने उसके साथ साथ निष्कर्ष की। सेशन खत्म कर रहे हैं मगर निष्कर्ष बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करिएगा। अनुच्छेद 143 भारत के लोकतंत्र की 3 सच्चाइयां दिखाता है। क्या? सबसे पहले, भारत संघर्ष में सब पहले परामर्श को महत्व देता है। दूसरा, हमारा संविधान संस्थागत संवाद को प्रोत्साहित करता है। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र का संवैधानिक मार्गदर्शक है। राष्ट्रपति संदर्भ जो है वो संस्थाओं के बीच परिपक्वता और सम्मान का भी प्रतीक है। निष्कर्ष यही है कि अनुच्छेद 143 का प्रयोग सामान्य मामलों में नहीं होगा, उन समयों के लिए है जब राष्ट्रीय प्रश्न सामने हो, संवैधानिक संदेह उत्पन्न हो, या फिर संघीय तनाव बढ़ रहा हो, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन झगड़े वाली हो रही हो, जैसे तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में हो रखी है। सही रूप से प्रयोग करने पर यह संकट को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है। यह भारत के संवैधानिक तंत्र की उत्कृष्टता या फिर ब्यूटी का भी उदाहरण है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, अनुच्छेद 143 का व्यापक विश्लेषण पूरा होता है। अब जाने से पहले मुझे एक बात का सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या सरकार को अनुच्छेद 143 का उपयोग अधिक बार करना चाहिए या इसे केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए? आपका जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।